हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, वैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जो होमवर्क दिया गया था उसको डिस्कस करना था, लेकिन आज जो है चूँकि ये लाइव क्लास नहीं जा रहा है, इसलिए लाइव क्लास में प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जिसमें डायरेक्ट पता भी चले आपको किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है। आप जो पूछते जाएंगे वो सब मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको उस टाइप के प्रॉब्लम को बताने जा रहे हैं जिसको आप आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलते हैं। मतलब आइडियल का मतलब हुआ ना कि एक लेवल से बॉल को प्रोजेक्ट किया और फिर उसी लेवल तक पहुंचा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, मैक्सिमम हाइट क्या, रेंज क्या, ये सब आप निकालते। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें बॉल को कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करते और तब पूछे कि ग्राउंड तक जाने में टाइम क्या लगेगा, है ना, उसका हॉरिजेंटल रेंज तब क्या होगा, तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को एक लेते हैं। सपोज कीजिए आपसे कहा गया ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with velocity u along horizontal direction from a given height h. गिवन हाइट h। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द ग्राउंड। Second, horizontal distance covered by the ball. Third, velocity of ball when it hits the ground। ठीक ना, ये तीन क्वेश्चन। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिए, है ना, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिए u वेलोसिटीज, और जाहिर है ऐसे आप बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉल इस तरह से आकर के ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, जमीन से टकराएगा। ये हाइट जो है दिया हुआ है h, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिया हुआ तो नहीं, निकालना है sx, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट। आप इसको रेंज भी बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल रेंज भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें रेंज का वो सब फॉर्मूला तो वैलिड होगा नहीं। वो सब फॉर्मूला तब वैलिड होता था जब किसी बॉल को थीटा एंगल पे हॉरिजेंटल से प्रोजेक्ट करते थे, बॉल फिर से उसी लेवल में आता था। खैर, क्वेश्चन है कि एक बॉल को h हाइट से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया, बॉल ग्राउंड पर पहुंचा। ये बतलाओ बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, साथ में ये बतलाओ ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और
लास्ट क्वेश्चन है कि बॉल जब ग्राउंड से टकराएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएं? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से जब नीचे फेंका जाता है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से जब नीचे फेंका जाता है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक्स डायरेक्शन तो जिधर लेते हैं उधर लेते हैं। और एक बात जानो, अगर ये एक्स हो गया तो इसके पैरेलल जो भी लाइन है सब एक्स डायरेक्शन ही ना है। जैसे हम लोग इधर ईस्ट बोले तो सब जगह ना ईस्ट हो गया। तो वैसे ही एक तरह से समझो, इस बॉल को हम लोग किधर प्रोजेक्ट कर दिए हैं? एक्स में। वो तो mg लग रहा है कि ऐसा पाथ फॉलो कर, अगर mg नहीं होता तो बॉल ऐसे ही सीधे चला जाता। देखो जी, वैसे तो हम लोग y अक्सर ऊपर की ओर लेते हैं, लेकिन ये सुविधा होता है कि जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाए ना, तो बेहतर हो डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही y डायरेक्शन मान लो, डाउनवर्ड को ही y डायरेक्शन मान लो। अब कोई कहे कि बॉल जो है A से चल के B पर पहुंचा, तो बतलाओ इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट x में कितना हुआ और y में कितना हुआ? तो बोलेंगे देखो y में h हुआ, मतलब नीचे कितना उतरा तो h, और हॉरिजेंटल में कितना गया तो sx, है ना। मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग y मान लिए, चाहे जैसे आई जे लिखते थे ना तो x डायरेक्शन में I बोलते थे, x के अपोजिट में -i बोलते थे, y को j बोलते हैं और नीचे को -j बोलते थे। लेकिन इसमें हम y चूँकि नीचे ले लिए हैं इसलिए नीचे को ही j बोलेंगे और ऊपर को ही क्या बोलेंगे? -j। ठीक ना, ये हम लोगों को सुविधा होता है, आगे समझ पाएंगे कि क्या सुविधा है इसमें। ठीक, क्वेश्चन क्या है जी? तो क्वेश्चन है बॉल को A से B तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, प्रोजेक्टाइल का ज़्यादातर क्वेश्चन में ये 4 टर्म का ज़रूरत पड़ता है ux, क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं uy gx gy, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी x में कितना, y में कितना, एक्सलेशन x में कितना, y में कितना। और इसको निकालने का मेथड भी बहुत आसान है। u cos लिखो, u और x के बीच का एंगल u इधर, x भी इधर, बीच का एंगल 0, तो cos 0 1 तो यानी u हो गया। u cos लिखो, u और y के बीच का एंगल u इधर, y इधर, बीच का एंगल 90, cos 90 क्या हो गया? 0। gx तो g cos लिखो, g और x के बीच का एंगल g इधर और x इधर, बीच का एंगल 90, तो cos 90 0। ऐसे भी आप जानते हैं कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में g का कंपोनेंट 0 होता है। तो g cos g और y के बीच का एंगल, तो g नीचे और y भी नीचे ले लिए हैं, इसलिए ये 0 यानी कि cos 0 1 होगा, है ना। देखिए, अक्सर हम लोगों का gy का वैल्यू अभी तक में -g आता था, इसलिए क्योंकि हम लोग y ऊपर लेते थे, g तो नीचे होता ही है, तो बीच का एंगल 180 लिखते थे, तो cos 180 होता था तो -g हो जाता था। लेकिन यहाँ पे y चूँकि डाउनवर्ड में ले लिए तो हमारा g जो है वो पॉजिटिव आया, है ना। अब देखो, मुझे टाइम निकालना है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बॉल कहाँ से कहाँ पहुँचा? A से B पर। सिखाए है ना कि टाइम जब भी निकालना हो प्रोजेक्टाइल में, तो ज़्यादातर समय जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला अभी तक तो आप देखे हैं, sy = uyt हाफ gy/t²। यही फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा आपको यूजफुल है टाइम निकालने के अगर बात हो तो। सोचो तो, बॉल A से B पर पहुंचा, A से B पर पहुंचा, y में डिस्प्लेसमेंट कितना? तो y किसको बोले हैं? डाउनवर्ड में ना, नीचे को। तो डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट कितना? तो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट h,
सोचो बॉल यहाँ से यहाँ आया है तो नीचे तो उतरा है h, तो sy हो गया h। देख लो, अगर मान लो 1 मिनट के लिए तुम कहते नहीं हम y नीचे नहीं लेंगे, y हम ऊपर लेंगे, तब हमको sy को -h बोलना पड़ता, क्योंकि y ऊपर ले लेते तो कोई पूछता y में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट नहीं ना हुआ, नीचे में हुआ है, तब क्या बोलना पड़ता, -h। तो यही सबसे बचने के लिए y को ही हम किधर ले लिए, डाउनवर्ड में, तो ज़्यादा बेहतर हो गया। और सीधे बोलेंगे कि भाई नीचे जितना उतरा वो हो गया, y का डिस्प्लेसमेंट sy हो गया। uy, तो देखो ना uy कितना, तो 0, हाफ gy कितना g, देखो तो टाइम निकल गया क्या, एकदम निकल गया, √2h/g। थोड़ा बढ़िया से देखो तो इस टाइम को सोचो तो, इस बॉल को u वेलोसिटी से फेंके, यहाँ आने में टाइम लगा √2h/g। अगर इसी बॉल को अगर दुगना वेलोसिटी से फेंक देते तो क्या वही टाइम लगता कि अलग टाइम लगता, तो बोलते हैं हाँ वही टाइम लगता, क्योंकि इसमें u का रोल कहाँ, थोड़ा समझना बढ़िया से, u का रोल है कहाँ। यानी कि बॉल को जब आप हॉरिजेंटली फेंकते हैं, देखो u का रोल क्यों गायब हो गया, क्योंकि uy 0 आ गया, 90 होने के कारण ना, ये एंगल चूंकि 90 है तब ना uy 0 हो गया। अगर यही एंगल 90 ना हो करके अगर इधर हम प्रोजेक्ट किए रहते, इधर प्रोजेक्ट किए रहते, तो y से अलग एंगल ना बनाता, तब तो ये टर्म गायब नहीं ना होता। अभी ये 90 होने के कारण गायब हो गया। तो याद रखना है कि कोई भी बॉल को जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसके टाइम में उसके वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होगा, कितना वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखो इसमें याद क्या रखना है, कुछ लोग जो है ना बहुत उल्टा पुल्टा याद रख लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं कि ओ बॉल को फेंकोगे ना तो कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हो, इससे मतलब नहीं। बॉल को अगर हॉरिजेंटली फेंक रहे हो, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल से हॉरिजेंटली अगर फेंक रहे हो, तब जो है टाइम में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक ना। बाकी अलग अलग एंगल पर फेंकोगे तब उसका रोल है। तो चलो टाइम तो निकल गया। अब जो है कहा गया कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ठीक है, sx इक्वल टू uxt हाफ gx t² है ना। जैसे y में डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ है t² लिखते हैं, वही x के लिए लिखे। तो मुझे sx तो निकालना है, ux कितना आया है जी, तो u, t कितना आया है, तो √2h/g, और हाफ gx, देख लो gx कितना है, 0, gx का वैल्यू 0 आया, तो यहाँ 0 लिखोगे तो समझ ही रहे हो ये 0 ही हो गया। sx कितना आ गया, u इंटू √2h/g। देख लो ये क्या कह रहा है कि ये u पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो रेंज भी डबल हो जाएगा। यानी हॉरिजेंटली अगर फेंक रहे हैं और u को डबल करेंगे तो रेंज भी डबल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक टाइम का सवाल है तो टाइम उतना ही के उतना ही लगेगा, है ना। तो ये 2 पार्ट तो इसका हम लोग समझे। अब चूँकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो पहले आप लोग इसको लिख लें, तब इसके 3rd पार्ट को बताते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि बॉल जब B पर पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगा, बॉल का वेलोसिटी होगा कितनी, ठीक। देखो एक तो कॉमन सेंस से जानते हो कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है ना, वो बॉल चाहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, बदलने वाला नहीं। और x में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u,
यानी एक बात तो गारंटी है कि बॉल के पास x डायरेक्शन में तो u रहेगा, यानी यहाँ भी बॉल पहुँचेगा तो x डायरेक्शन में u रहेगा। अब y में अलग से वेलोसिटी मिल गया वो अलग बात, तो ठीक है, निकालें कैसे? तो बोलेंगे कि देखो वेलोसिटी अगर निकालना है डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, v = u + at, वही एक के जगह जी। देखो हम लोग a to b का बात कर रहे हैं, बॉल यहाँ से यहाँ गया, v मतलब तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एट b मतलब फाइनल वेलोसिटी, b पर जो वेलोसिटी है ये तो निकालना है। u मतलब तो वेलोसिटी एट a। देखो जब एरो दिया हुआ रहे ना तो सिखाए हैं ना कि आई जे में लिखो, जैसे वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करो। तो u किधर डायरेक्टेड है? x में, इनिशियल वेलोसिटी x में, तो लिख दो i। g किधर डायरेक्टेड है? डाउनवर्ड में, और y को भी डाउनवर्ड बोल दिए हैं ना, तो g हो गया j में, ठीक ना। अब देखो माइंड में लगेगा अरे ऊपर ना j होता था, नहीं, अब कि हम y को किधर मान लिए हैं? नीचे, तो g j हो गया। और टाइम क्या हुआ जी? तो √2h/g। देखो तो ui, देख लो ऊपर g है नीचे √g है, ये हो गया √2gh j, बस हो गया। देखो जी बॉल जब यहाँ टकराएगा तो बॉल के पास i में वेलोसिटी u होगा, यानी x में वेलोसिटी u होगा, इधर u वेलोसिटी होगा, और y में कितना होगा? तो √2gh होगा। यानी इस बॉल के पास वेलोसिटी डाउनवर्ड में भी होगा और हॉरिजेंटल भी होगा, इसीलिए नेट वेलोसिटी इधर है। तो याद करो ना, वेक्टर में अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या रूल होता है? आई जे में जब वेक्टर u² और √2gh², जाहिर है रूट हट जाएगा, यानी u² + 2gh है ना। बॉल यहाँ से यहाँ आया तो वेलोसिटी क्या आ गया? मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का u² + 2gh, ठीक। अब देख, अगर ये पूछा जाए कि ये बॉल जो है हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा, ठीक ना, जैसे ये y डायरेक्शन है, x से कितना एंगल बॉल बनाएगा? तो याद करो वेक्टर में सिखाया गया था tan थीटा निकालना है तो y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, यानी कि √2gh / u। थीटा क्या हो गया जी? तो tan इनवर्स √2gh / u। है ना। तो चलिए ये तो हम लोग बना लिए। अब देखो इसमें याद रखना है कुछ बात, खास करके ये दो टर्म तो हमेशा ज़रूरत आने वाला है। क्या? जब भी किसी बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिए, ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम? तो √2h/g, sx कितना? u × √2h/g। अब बॉल जब ग्राउंड से टकराएगा तो वेलोसिटी कितना, थोड़ा देखो ना, कुछ मिलता जुलता वो फार्मूला नहीं है, v² = u² + 2gh, ऐसा मिलता जुलता है कि नहीं? अरे ये रूट हटा दोगे तो v² है ना। यानी कि संजोग है कि एकदम वो फार्मूला को फॉलो कर रहा है जो पहले से हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे, है ना। अब जो है बॉल कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा तो फिर उस एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, समझ गया। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, अभी जो कंसेप्ट सीखे। जैसे आप देखेंगे 32 नंबर एस.सी. वर्मा में चैप्टर 3 का जो प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया 100 मीटर के हाइट से और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड,
और ये भी बोल दिया कि हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया। यानी कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं सब के सब वो फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाओ टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो बोलो तो टाइम कितना लगा, √2h/g, h कितना 100, g कितना 10 ले लेते हैं √20, √20 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.5 सेकेंड। अब देख इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बतलाओ Sx क्या होगा, हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़ें, ये सब अब डायरेक्ट यूज करना, u × √2h/g, u कितना तो 20 √2h/g 4.5 यानी कि 90 मीटर। अब चलो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जब यहाँ पे कोलाइड करेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, तो सिखाए हैं इस केस में आप बोल सकते हैं u² + 2gh, है ना। u आपको मालूम है, कितना मालूम है 20, g 10 और h कितना है जी तो 100। बतलाइए v का वैल्यू कितना 400 प्लस हो गया 2000, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर पूछा जाए कि बॉल जो है हॉरिजेंटल से कितना एंगल पे कोलाइड करेगा, तो याद कीजिए आपको सिखाए थे कि वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को आया था ui + √2gh, तो क्या हो गया tan थीटा √2gh / u। √2gh का वैल्यू 2 × 10 × 100 और u का वैल्यू तो u कितना है जी तो 20 है, ठीक ना। अब जो है इसी को सॉल्व कर लीजिए, नहीं हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर हो गया 2000 और नीचे इसको 400 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, है ना। 20 का स्क्वायर 400 रूट के अंदर ला दिए हैं, √5 आया। देखो वैल्यू तो याद नहीं है कितने का है, 10 कितने डिग्री का वैल्यू √5 होता है नहीं मालूम मुझे, तो कोई बात नहीं, आपके पास एक सुविधा है, tan थीटा अगर √5 आया है तो थीटा को जो है tan इनवर्स √5 करते हैं, फ्रॉम हॉरिजेंटल, यही आंसर हो गया। ऐसे बुक में जो है ना लिख दिया है थीटा जो है वो 66 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल, तो ठीक है tan 66 डिग्री का वैल्यू √5 के अप्रॉक्स होता होगा। तो खैर अब हम लोगों को तो सब वैल्यू याद नहीं है, तो हम लोग तो इसी तरह से जवाब देंगे, है ना। तो चलिए पहले तो इसको लिख लें। देखिए क्वेश्चन को हार्ड कैसे बनाया जाए या सिंपल क्वेश्चन को ही हार्ड वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। याद रखेंगे क्वेश्चन लिखने वाले आपके माइंडसेट को समझते हैं। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन देख करके कब डरता है या ज़्यादा कब डरता है, कुछ लोग तो हर बार डरते हैं, लेकिन ज़्यादा कब डरता है अगर क्वेश्चन मान लो 15 लाइन में लिखा हुआ, तो डर लगने लगता है कि अरे जरूर हार्ड क्वेश्चन है। तो कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं, कुछ लोग का क्वेश्चन पढ़ने का भी बहुत विचित्र आदत है। क्वेश्चन कुछ लोग तो क्वेश्चन शुरू किए ऊपर के एक लाइन और सीधे नीचे देखते हैं निकालना क्या है, और सीधे एक फार्मूला लिख लेते हैं और खोजते हैं कि यहाँ क्या पुट करें यहाँ क्या पुट करें। इससे खराब कोई मेथड नहीं हो सकता। तुम ही समझो कि तुमको कोई समस्या है और तुम डॉक्टर के यहाँ गए हो, अब डॉक्टर केवल तुमसे अंतिम बात पूछे भाई दिक्कत क्या है, तुम कह दिया फीवर है। फीवर का तो बहुत से रीज़न हो सकता है, बहुत से कारण से फीवर होता है, तो वो और भी पूछता है ना कि क्या तुमको खांसी सर्दी भी है
है ना, कुछ फूड पॉइजनिंग है, क्या किस तरह की प्रॉब्लम है ना। आजकल तो कोरोना भी पूछने लगता है कि नहीं है। मतलब कि रीज़न बहुत सारा हो सकता है, केवल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उससे काम थोड़े चलेगा। टेम्परेचर बहुत से रीजन से बढ़ता है। तो तुम क्या करोगे कि चलो पैरासीटामोल दे दो, तो तब तो डॉक्टर पॉकेट में पैरासीटामोल लेकर बैठा रहता, सबको खिलाते जाता है। नहीं, पहले उनको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि है क्या। टाइफाइड में भी हो सकता है ना। तो बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से फीवर हो जाए। तो वो रीजन तक पहुंचना है। तो क्वेश्चन को जब तक प्रॉपर्ली समझेंगे नहीं तो फिर हम उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। हाँ, कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अनसुलझा है तो चलो कुछ अपने से गेस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन एकदम परफेक्ट वे में समझ में आ जाए तो उम्मीद है आप जवाब तक भी पहुंचेंगे। जैसे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बता रहे, ये चैप्टर 3 एससी वर्मा का 35 नंबर प्रॉब्लम। अगर आपके पास बुक है, बुक सामने रख के बैठे हुए हैं तो आप इसको देख करके पढ़िए। तो कोई भी क्वेश्चन को आप देखते हैं, पहले देखते हैं कि पहले पढ़ते हैं, तो जाहिर है देखते हैं, और दिखाई पड़ेगा 15 लाइन में। अब क्या होगा, 15 लाइन में जैसे ही दिखाई पड़ा तो अब पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा पढ़ ही लो ना, क्या दिक्कत है, पढ़ लो। कहा जाता है ना कि जो चीज़ से डर लगे ना उसका सामना करना सीखो। जो चीज़ से डर लगे ना उसी को चैलेंज लो, धीरे धीरे क्या होगा, डर भाग जाएगा। तो चलो 15 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो जी क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लिखा हुआ है, ए पॉपुलर गेम इज गोली विच इज प्लेड इन इंडियन विलेजेज। एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, लोकप्रिय गेम है जो भारत के गांवों में खेला जाता है, जिसका नाम है गोली। चलो 2 लाइन तो हो गया। गोली ग्लास का बना होता है, ग्लास बॉल होता है, उसी का नाम गोली है। 3 लाइन हो गया। गोली खेलने के लिए 2 प्लेयर का ज़रूरत पड़ता है कम से कम, तो चलो 4 लाइन हो गया। बताओ कहीं क्वेश्चन है तो झूठ मूठ के लाइन बढ़ा रहा है ना, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो। अब क्या कह रहा है कि एक प्लेयर का जो गोली है दूसरे प्लेयर के गोली से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक ना। एक प्लेयर का गोली दूसरे प्लेयर के गोली से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब ये प्लेयर क्या किया, देखो उस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये अपने गोली को राइट हैंड में लिया, चलो उठा लिए, दाहिने हाथ में ले लिए गोली को, और बाएं हाथ के थंब को यहाँ रखा, थंब को रखा। गोली चलाने के लिए सिखा रहा है, बंदूक वाला गोली नहीं है। तो देखो जी, अब जो है कर आपने मिडिल फिंगर में गोली को अटैच किया और हॉरिजेंटली फेंका इसको हिट करने के लिए। सोच लो, ये सब जो है केवल बात बनाना है, टाइम पास करना है, लेकिन ये डर तो पैदा करता है ना। अगर यही डर से मुक्ति पा जाओगे, कहा गया है कि हार्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी नहीं, हार्ड जो है ना वो मन का डर होता है। एक बार मन में जब डर बैठ जाता है कोई चीज़ को लेकर ना, तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है। बस उसी डर को निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और वो डर निकलता कोई एक क्वेश्चन से नहीं है, बार बार मुकाबला करो, है ठीक ना। हार नहीं मानना है, बस इसको याद रखना। तो 19.6 सेंटीमीटर कह रहा है कि इसके फिंगर का हाइट, यहाँ से यहाँ का हाइट, और ये गोली को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है हॉरिजेंटली कि दूसरे प्लेयर के गोली से टकरा जाता है, ठीक। तो निकालना क्या है, तो कह रहा है कि यू निकालिए। अरे तो Sx दे दिया है ना, बोलो ना Sx का क्या फॉर्मूला होता है। तो Sx का फॉर्मूला होता है u इंटू √2h/g। Sx दिया कितना है, तो 2 मीटर। u क्या है निकालना है, h कितना 19.6 सेंटीमीटर। देखो 19.6 का जब बात हो जाए ना,
तो जी का वैल्यू 9.8 लेना है, क्योंकि उसी का डबल ना 19.6 होता है। तो देखो 19.6 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100, और जी का वैल्यू 10। 10 नहीं ले, क्या लें, देखो गलती हमसे भी हो गया, 9.8 ले। क्यों 9.8? इसी के जस्ट डबल ए होता है, ठीक ना। अपने सुविधानुसार भी हम लोग समझ लेते हैं कि कब क्या लेना है, माने अगर ऐसा हाइट दिया रहे तो ये लेंगे तो सुविधानुसार होगा। अब चलो जी, क्या आ गया, 2 = u, ऊपर में हो गया 2 × 2/100। देख लो ये 2 हो गया ना, क्या करें, 2 = u, 2/10 लिख दें क्या, 2 गायब, u देखो ना कितना आ गया, 10 मीटर/सेकंड। सोचो जो क्वेश्चन 15 लाइन में लिखा हुआ था, वो बनाने के लिए समझो यही एक लाइन से ना बन गया, कौन दिमाग लगाना है ना। तो बस केवल जो है ना अपने ऊपर भरोसा करना है कि नहीं हम तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही, और मुझे जो कंसेप्ट सिखाया गया उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आना नहीं है। तो चलो पहले इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 1960 मीटर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 100 मीटर/सेकंड। ठीक ना, एरोप्लेन 100 मीटर/सेकंड से इतने हाइट पे फ्लाई कर रहा है, हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है। कह रहा व्हेन इट इज वर्टिकली एबव एन ऑब्जेक्ट एम ऑन द ग्राउंड इट ड्रॉप्स ए बम्प। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एरोप्लेन जो है हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा, ठीक ना, हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा, और किसी समय इस पॉइंट एम से ठीक ऊपर, एम के ठीक ऊपर है, और इसका वेलोसिटी भी दे दिया है 100 मीटर/सेकंड, यही वेलोसिटी है। और एक बम को ड्रॉप कर दिया गया, यहां से एक बम को ड्रॉप कर दिया गया। कितने हाइट से ड्रॉप किया गया है जी, 1960 मीटर। देख लो इसमें भी 196 है, यानी जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो 19698 के जस्ट डबल 196 होता है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर वो एक बम को ड्रॉप कर दिया। तो सोचो जब एरोप्लेन में वेलोसिटी 100 मीटर/सेकंड है तो गारंटी है बम में भी वेलोसिटी है, बम उसी में न रखा हुआ है। अब एरोप्लेन में तुम बैठे हुए हो और जो एरोप्लेन का वेलोसिटी है वही ना उसमें बैठा हुआ व्यक्ति का भी हो सकता है, वो हाथ में बम रखे हुए तो वही वेलोसिटी बम का भी है। यानी कि समझो कि इस बम को वो u वेलोसिटी से ही एक तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, वैसे तो वो छोड़ दिया उसको, लेकिन u वेलोसिटी से ही प्रोजेक्ट कर दिया। समझो इसका जो है एरोप्लेन में जो बैठा हुआ पायलट है वो देखा कि मेरा दुश्मन यहीं पर है, वो क्या किया, यहीं पे बम ड्रॉप कर दिया। बतलाओ तो क्या ये बम यहाँ आके विस्फोट करेगा? तो बिल्कुल नहीं। हाँ, एरोप्लेन अगर रुका हुआ रहता ना, अब बम को गिराता तो बम सीधे नीचे जाता। एरोप्लेन में वेलोसिटी है, देखो इसीलिए बम्बर प्लेन के पायलट को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे टारगेट को हिट करना है। ये नहीं कि टारगेट के ऊपर पहुंच के बम गिरा दो, टारगेट के ऊपर पहुंच के बम गिराओगे तो टारगेट पे लगेगा ही नहीं। जैसे देखो ये बम को ड्रॉप किया, ये बम देखो जाके इधर कहेंगे, यानी समझ लो ये पिछला ही क्वेश्चन है। समझो कि बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया गया, नया इसमें कुछ नहीं किया गया। ठीक, इस पॉइंट को वो एन बोला, कह रहा ग्राउंड पे जहां ये टकराता है इस पॉइंट को एन बोल रहा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है
कह रहा कि बम को यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा। अरे तो पिछला ही क्वेश्चन तो है, टाइम कितना लगा भाई, तो टाइम लगा √2h/g, है ना, 2h 1960 और g कितना 9.8। ठीक, देख लो थोड़ा सॉल्व करके, 219,600 कर दो और ये 98 कर दो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, बोलो ना कितना हो गया, 2 इंटू ये तो 200 हो गया ना जी, है ना, यानी 400, तो 20 सेकेंड आया क्या। चलो टाइम तो निकल गया। अब ये पूछा जाए कि m से n का वैल्यू क्या है, तो इसको हम लोग sx ना बोलते हैं, तो sx क्या है, बोल दो sx क्या है। तो sx जो है u इंटू √2h/g, u कितना 100 और √2h/g का वैल्यू 2000 मीटर। देखो तो एकदम आसान हो गया कि नहीं, बस सब लिख लिया जाए। चलिए देखें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एरोप्लेन जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा, ठीक ना, एरोप्लेन हॉरिजेंटली मूव कर रहा, सपोज करो u वेलोसिटीज, किसी समय प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है इस पोजीशन में एक सर्टेन हाइट पर। अब ये क्या किया, एरोप्लेन का जो पायलट है वो एक बम को ड्रॉप कर दिया। तो जाहिर है आपको मालूम हो गया बम का पाथ तो कुछ ऐसा होगा, ठीक ना। देखो जैसे फ्लड वगैरह भी आया हुआ रहता है, तो उसमें भी जो लोग पैकेज वगैरह ड्रॉप करते हैं ना, फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है जिधर बाढ़ आया हुआ है, तो लोग क्या करता है कि जैसे यहाँ पे गांव है तो इधर ही पे जो है ना पैकेज को ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि उस वेलोसिटी के वजह से कुछ आगे जा कर के न गिरेगा। हाँ, नहीं तो वेलोसिटी अगर हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उसको एक रोक दिया जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में, डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया जाए। ध्यान से देखना, तो हॉरिजेंटली जो है ये एरोप्लेन u वेलोसिटी से जा रहा और एक बम को ड्रॉप कर दिया गया। एरोप्लेन तो भाई सीधे चलता गया। थोड़ा बम को देखो, बम पहुंचा यहाँ पे, कुछ देर में पहुंचा यहाँ पे, कुछ देर में पहुंचा यहाँ पे, और चलो यहाँ पे आके विस्फोट कर गया। थोड़ा समझना बात को, बम तो नीचे उतर रहा है, एरोप्लेन में तो भाई इंजन लगा हुआ, वो अपना हाइट वाइट तो मेंटेन कर सकता है, बम में तो इंजन नहीं ना, बम अपना ग्रेविटी के कारण इधर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात मालूम है ना कि जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बम का वेलोसिटी यहाँ पे था वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, टकराएगा भी तो वही रहेगा। यानी कि बम नीचे उतरे चाहे जितना भी, आगे तो उतना ही जाएगा जितना एरोप्लेन जाएगा। यानी बम जब यहाँ होगा तो प्लेन यहाँ होगा, बम जब यहाँ होगा तो प्लेन यहाँ होगा। समझ रहे हैं ना, बम जब यहाँ होगा तो प्लेन जो है ना यहाँ होगा, सॉरी प्लेन यहाँ होगा, बम जब यहाँ, अब बम जब यहाँ पे होगा यानी ज़मीन पे जब बम विस्फोट करेगा तो बतलाओ एरोप्लेन यहाँ पे होगा क्या, है ना। यानी कि अगर बम जो है बहुत शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, तो ये भी ना हो सकता है कि बम गिराने वाले खुद बम के चपेटे में आ जाए, खुद ही शहीद हो जाए। मतलब कि बम्बर प्लेन का जो पायलट है ना, उसको ये गलती कभी नहीं करना चाहिए
कि बम को ड्रॉप करके उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो जाए। इसलिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि बम ड्रॉप करने के बाद आप अपने डायरेक्शन को बदल लें। बम ड्रॉप करने के बाद आप अपने वेलोसिटी को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, जिससे आप आगे निकल जाए। बम को तो अब यहीं गिरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहेगा कि प्रूफ करो कि बम जब भी एक्सप्लोड करेगा, विस्फोट करेगा, तो एरोप्लेन के ठीक नीचे ही। तो ठीक है, लिखेंगे क्या कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है वही इसका है। बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ बम एंड एरोप्लेन along horizontal direction is equal. Hence horizontal distance covered by the aeroplane and bum will be equal in a given time interval। मतलब कि एक गिवन टाइम इंटरवल का बात हो तो जितना आगे हॉरिजॉन्टल में एरोप्लेन जाएगा उतना ही आगे बम जाएगा। इसलिए हेंस बम विल एक्सप्लोड vertically below the plane। चलिए, तो अब जो है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, तो इसको अब जो है आप लोग लिख लें पहले, ठीक ना। इसको पहले आप लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग जो है ना थोड़ा क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं, उस पर बेस्ड कुछ होमवर्क दे देंगे, जो अभी हॉरिजॉन्टल वाला जो प्रोजेक्शन किए, और आगे जो है थोड़ा टाइप को चेंज करके हम लोग काम करते हैं। सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि आप जो हैं 20 मीटर के हाइट पर बैठे हुए, सपोज कीजिए, और आप एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए। ध्यान से देखें, बॉल को प्रोजेक्ट कर दिए 10√2 मीटर पर सेकंड से। - 45 डिग्री के एंगल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। साथ में ये बतलाओ कि Sx क्या होगा। ये बतलाओ बॉल जब टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो, है ना। ये वाला एंगल क्या होगा। मतलब क्वेश्चन सब वही है, बस फर्क ये है आपकी बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट नहीं किया। तो क्या इसमें वो सब फार्मूला लगा दें, √2h/g Sx = u × √2? बिल्कुल नहीं, वो सब फार्मूला वैलिड नहीं हो। तब क्या करें। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट B। इसको B बोल दे रहे हैं और इसको A बोल दे रहे हैं।
from A. Second, horizontal distance covered by the ball. थर्ड में velocity of ball when it hits the ground. ठीक ना, ग्राउंड से जब कोलाइड करेगा तो बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, तो कैसे इसको बनाया जाए। तो ठीक, आइए सोचते हैं। बॉल ए से चल करके बी पर आया। बताए है ना कि जब भी बॉल को कुछ हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए तो हम लोग इस डायरेक्शन को x बोल देते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को y बोल देते हैं। यही सुविधाजनक होता है। और एक बात तो आप जान रहे हैं ना कि इस तरह के प्रॉब्लम में ux, uy, gx, gy ये सब का तो ज़रूरत पड़ना ही है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग तो प्रॉब्लम है नहीं। तो ux तो क्या रूल है, u cos लिखो, u और x के बीच का एंगल 45 यानी 10√2 cos 45 तो 1/√2 होता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर पूछा जाए uy तो बोलेंगे u cos लिखो, u और y के बीच का एंगल, तो देखो u इधर है और y इधर है, डाउनवर्ड को y बोले तो 90 + 45 हो गया, 90 + 45। और ये जानेंगे u के जगह तो रख दिए 10√2 और cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा होता। ठीक ना, अगर ये सब फार्मूला नहीं याद हो तो ये स्टार्ट में जो हम क्लास लिए हैं ना, जब 11th का बैच स्टार्ट किए थे तो ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड सब कंसेप्ट बतलाए थे। उस क्लास को देख लीजिएगा तो मेथड समझ में आ जाएगा कि ये सब फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो -10√2 और sin 45 1/√2 यानी कि -10 मीटर पर सेकंड है ना, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -10 मीटर पर सेकंड, √2 कैंसिल हो। gx तो g cos, g और x के बीच का एंगल, तो g नीचे और x हॉरिजेंटल में, तो ये तो 90 यानी g cos 90 0। g cos, g और y के बीच का एंगल, g भी नीचे y भी नीचे, तो बीच का एंगल 0, ये तो वही रह गया। gx gy तो पिछला क्वेश्चन में जैसा था वैसा ही ये रह गया। अब चलो जी, क्या पूछ रहा है, टाइम। तो बतलाए ना कि टाइम जब भी पूछे ए से बी तक का टाइम पूछ रहा है तो क्या करें, बोलिए ना। sy = uyt ½ gyt²। बॉल ए से बी पर पहुंचा तो y में कितना गया, यानी डाउनवर्ड में कितना गया, नीचे कितना गया, तो 20 मीटर। uy तो uy है -10, gy तो gy है जिसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 t²। देख लो ये तो 5 हो गया, इसको ठीक है ऐसे लिख दे रहे, अरेंज कर दे रहे हैं, 5t² -10t -20 0। देख लो सही लिखे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है, देख लो ध्यान से। तो 5 से डिवाइड कर दें तो t² -2t -4 = 0। देखो जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 ठो रूट निकलता, 2 वैल्यू आता। इसमें निकालोगे ना तो एक वैल्यू माइनस में आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव टाइम तो वैलिड है नहीं, और एक पॉजिटिव आएगा।
तो आइए टाइम निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2a² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो बतलाइए टाइम कितना आएगा? तो 2 माइनस वाला लीजिए ही नहीं, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। ये 16 + 4 ये √20 होगा डिवाइडेड बाई 2। देखो तो इसी को हम लोग 2√5 भी लिख सकते हैं ना, बाई 2। देखो टाइम कितना आ गया जी? 1 + √5 सेकेंड। यही आंसर हो गया। अगर रूट में ही छोड़ देते हैं, नहीं तो √5 का वैल्यू पुट कर दें, है ना। तो इतना तो आप समझ गए, टाइम निकला। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना। सेकंड पार्ट में एसएक्स निकालना है। एसएक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, उसमें तो बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचो ना, एसएक्स निकालना हो, यहीं पे निकाल दे रहे हैं। एसएक्स क्या होता है? UXT ½ GXT²। तो GX जो है वो तो 0 है ना, यानी कि अब लिखने के लिए लिख देते हैं ½ GXT², है ना, ½ GXT²। लेकिन आपको भी मालूम है टर्म 0 है, तो बोलो एसएक्स क्या आ गया? UX है 10 और टाइम कितना है? 1 + √5। अब प्लस हो गया 0, यानी ये टर्म तो गायब हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। एसएक्स हो गया 10 + 10 √5। अब √5 का वैल्यू पुट करो, जगह तो नहीं है, चलो यहाँ तक लिखो, पर नोट करो। देखो √5 का जो वैल्यू है ना, इधर साइड में लिख दे रहे हैं 2.236, इसी के अप्रॉक्स होता। तो अब ऐसा सोचो, एसएक्स मुझे निकालना है। एसएक्स निकालना है, क्या आया है एसएक्स? 10 + 10 √5 2.236, यानी कितना हो गया? 22.36 यानी कि 32.36 मीटर हो गया। चाहो तो यहाँ भी √5 का वैल्यू पुट कर लो, है ना, अपना जो भी हो, इतना तो समझते ही हैं। अब चलो इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है जी? थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जब बॉल ग्राउंड से कोलाइड करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको सिखाए ना, वेलोसिटी जब भी निकालना हो v = u + gt, है ना। आप इस तरह से काम कर सकते हैं। काम करने का एक और तरीका है, आप चाहें तो x का वेलोसिटी निकाल लें, y का निकाल लें, उससे भी आप काम कर सकते हैं, और वेक्टर मेथड से भी काम कर सकते हैं। चलो एक उस मेथड को एक बार बता दे, वेक्टर मेथड तो बताए। जैसे देखो, एक चीज़ तो जान रहे हो ना कि बॉल यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, हॉरिजेंटल में जो वेलोसिटी हो बदलना नहीं है, यानी UX बदलना नहीं है। यानी बॉल जब यहाँ भी पहुँचेगा ना, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये गारंटी है 10 मीटर/सेकेंड ही रहेगा। हाँ, y में जो वेलोसिटी है ये बदल जाएगा, लेकिन x डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी बदलता नहीं है। वैसे हम इस क्वेश्चन में वेलोसिटी के लिए एक ट्रिक भी सिखा देंगे जो कारगर रहता है। तो देखो ध्यान से, बोलेंगे क्या कि बॉल का फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो निकालो ही मत, तो 10 आएगा ही, y वाला केवल निकालो। तो ऐसे लिखो Vy = uy + gyt। y में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा निकालना है? uy कितना है जी? तो uy है -10। gy, तो gy कितना है? तो 10। और टाइम कितना है? तो 1 + √5।
देखो तो Vy कितना आ गया, तो Vy जो आ गया देख लो कितना आ गया, -10 + 10 तो गायब होगा, 10√5 आया क्या, यही ना बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10√5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या, अब तो काम हो गया। पूछा जाए एंगल क्या होगा, अच्छा हाँ मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। तो देखो वेलोसिटी जो आया, इसको अगर Ij में लिखें तो I में 10 होगा ही, ये तो मुझे मालूम है, इसको हम निकाले नहीं जानबूझ करके, क्योंकि x डायरेक्शन का वेलोसिटी बदलता नहीं, और y में वेलोसिटी है 10√5 j, है ना, नीचे को j बोले हो। अब करना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना। तो Ij में लिखा हुआ जब वेक्टर आता है तो आप कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 10² + 10√5 होल स्क्वायर। ये तो देखो तो 500 हो गया ना, और +100√600 हो गया, यानी कि 10√6 बोल दें क्या, ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर एंगल पूछा जाता ना, एंगल पूछा जाता, ये वाला एंगल पूछा जाता, तो tan थीटा 10√5 डिवाइडेड बाई 10, यानी tan थीटा कितना आ गया जी, √5 आ गया, थीटा हो गया tan इनवर्स √5 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। चलो क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लिए। देखो वेलोसिटी के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक ना, पहले क्या करो इसको लिख लो। देखो एक ट्रिक सिखा रहे हैं, हालांकि सबका प्रूफ है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर से। कोई भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाए u स्पीड से, चाहे जितना भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, उससे मतलब मत रखो। ग्राउंड पर जब पहुंचेगा, अब कोई कहीं भी पहुंचे, ग्राउंड पर जब पहुंचेगा, स्पीड पूछा जाए ना क्या होगा, तो एक सिंपल ट्रिक है, समझ लेना, वो मिलता जुलता है। अब वो रीजन तो नहीं है, v² = u² + √2gh करते हो, इसको याद रखो। मैग्नीट्यूड जो है ना यही होगा, एंगल के बारे में नहीं बता सकते, याद रखना। सेम हाइट से, इक्वल हाइट से अगर इक्वल स्पीड से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए, चाहे कुछ भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, ग्राउंड पे कोलाइड करेगा तो उसका स्पीड सेम होगा, ठीक ना। वैसे वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम में इसका प्रूफ बहुत आसानी से मिलता है। फिलहाल आप क्या करें ना, आप तो चाहेंगे तो मेथड तो जान ही रहे हैं। देखिए जैसे हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके भी निकाले थे ना कि बॉल का स्पीड यहाँ क्या होगा, पहले भी बताए हैं, और अभी हम कुछ एंगल पे भी प्रोजेक्ट करके निकाले हैं। अगर आप सेम वैल्यू ले लीजिए, सेम हाइट ले लीजिए और यू को सेम ले लीजिए, तो देखिए वही आंसर आ जाता है कि नहीं। लेकिन आप जो है ना सीधे इस बात को फिलहाल याद रखें, आपके लिए बहुत यूजफुल है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लें, u² तो 10√2a², u मतलब 10√2 है, g कितना तो 10, h कितना तो h है 20, देख लो ये कितना हो गया, ये हो गया 400 और ये हो गया 200, 600, देख लो 10√6 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना, वही आ गया ना जो अभी हम लोग इसमें सॉल्व किए थे, वही तो वैल्यू आ गया। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं। देखिए होमवर्क में तो ये है कि अब एम करीम के बुक जो आपको रेफर किए थे उसमें जो भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हम बोल देंगे कि आपको ये क्वेश्चन लिंक पे पूरा भेज देंगे। प्रोजेक्टाइल है जो चैप्टर 9 में है, टोटल क्वेश्चन आपके होमवर्क में, और ऑलरेडी जो है हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन डील कर लिए थे, 2-4 ही क्वेश्चन बचा हुआ था, यानी कि
वो सब क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। एस.सी. वर्मा के बुक में जो चैप्टर 3 है उसमें 32 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन बीच में 41 और 43 ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, तो इसको अभी आप ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन को ही पढ़ेंगे, वहाँ सीखेंगे। यानी 41 और 43 को छोड़ करके 32 से 45 तक एस.सी. वर्मा का जो भी प्रॉब्लम है चैप्टर 3 में वो आपको ट्राई कर लेना है। और आगे जो है ना, पहले आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो जो मेजर प्रोजेक्टाइल है वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन एक बात जानना, एस.सी. वर्मा में भी 100% प्रोजेक्टाइल का ऑल टाइप नहीं है, जैसे इसमें इंक्लाइन प्लेन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। कोई देखो पढ़ाया जाता है ना, वो कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ाया जाता, होमवर्क किसी बुक से भले दिया जाता है, लेकिन पढ़ाया जाता है ओवरऑल, हर टाइप का कंसेप्ट सिखाया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग बेहतर सीखे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।